हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शुभम गुप्ता। तो जैसा कि हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने 2 पार्ट में इसको कंप्लीट किया हुआ है, जहां पर कि हमने इसको विलयन तक पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज ये इसका पार्ट तीसरा हो जाएगा, जिसमें कि हम विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम शुरू कर रहे हैं, वो है विलयन की सांद्रता। तो देखिए, विलयन की सांद्रता को मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से 2 लाइन में समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले जो आपके बुक में दिया गया उसको हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलायक मीन्स क्या होता है? जिसमें पदार्थ को घोला जाता है, और विलेय मतलब क्या होता है? जिस पदार्थ को घोला जाता है। ठीक है, दोनों नामों को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा सा अंतर है। तो होता क्या है कि विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें 3 नए वर्ड देखने को मिले। क्या होता है तनु, क्या होता है सांद्र, और क्या होता है संतृप्त घोल। तो देखिए यहाँ पर जो ये 2 वर्ड है तनु और सांद्र, इसको हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, और उसके आगे जो दिया है संतृप्त घोल, इसको हम इसकी परिभाषा से देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। आइए इसको हम एक उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक गिलास है। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें जब हमने 50 ग्राम चीनी मिलाया, ठीक है, 50 ग्राम चीनी मिलाया और ये 1 हो गया। दूसरे कंडीशन में क्या किया गया कि पानी की मात्रा तो यही थी, लेकिन इस बार हमने इसमें 500 ग्राम चीनी मिलाया। तो इन दोनों कंडीशन की जब हम तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि जो 50 ग्राम में जो पानी का जो विलयन था, वो 500 ग्राम से पतला था। मतलब कि 500 ग्राम जब चीनी मिलाएंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि कुछ सीरे टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का आप कंपेयर करेंगे तो जो सीरे के टाइप का हो जाएगा, मतलब जो बहुत गाढ़ा हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये जो है कि सांद्र विलयन है। ठीक है, तो सांद्र का मतलब क्या हुआ? गाढ़ा। लेकिन क्योंकि हम इसमें 2 चीज़ों की तुलना करते हैं, तो इसमें 50 ग्राम जो चीनी मिलाएंगे वो 500 की अपेक्षा कम गाढ़ा रहेगा। तो इस कम गाढ़े वाले को क्या कहा जाता है? तनु। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जब 2 विलयनों की हम तुलना करेंगे तो दोनों में जिसका विलयन गाढ़ा रहेगा उसको हम सांद्र विलयन कहेंगे, और जो पतला रहेगा उसको हम तनु विलयन कहेंगे। ठीक है, गाढ़ा का मीन्स आप समझ सकते हैं, जैसे कि शहद जैसा हो गया, इस टाइप का अगर हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये सांद्र विलयन है, और अगर पतला है तो उसको हम तनु विलयन कहेंगे। और यही चीज़ आपका क्रियाकलाप 2.2 में दिया गया था, लेकिन मैंने आपको इससे ज़्यादा समझाना बेहतर समझा, तो मैंने इस तरीके से आपको बता दिया। अब देखिए आगे क्या होता है कि जब इसमें हम टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम इस क्रियाकलाप 2.3 से समझेंगे। तो जैसा कि दिया गया है कि इसमें 2 पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। मतलब कह रहा है कि आप 2 अलग अलग बर्तन ले लीजिए और उसमें 50 ml जल ले लीजिए। फिर एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी या बोरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला दें। मतलब कि एक में आप नमक लीजिए और दूसरे में अलग चीज़ लीजिए, या तो चीनी लीजिए या तो फिर बोरियम क्लोराइड लीजिए, फिर उसको अच्छी तरीके से मिला दीजिए। फिर जब विलेय पदार्थ, मतलब कि विलेय पदार्थ मीन्स नमक, चीनी और ये बेरियम क्लोराइड, और अधिक न घुले, मतलब कि आप उसको मिलाते जा रहे हैं और वो ज़्यादा ना घुले, तब 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। मतलब कि फिर करा जब ना घुले तो बीकर को आप गर्म कीजिए। तो होगा क्या कि विलेय पदार्थ को पुनः मिलना शुरू करें। मतलब कि ताप बढ़ाने के बाद जो आप मिला रहे हैं चीनी, नमक या बेरियम क्लोराइड, उसको फिर से मिलाना शुरू करें। तो देखिए इससे होगा क्या कि किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक या बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्रा बराबर है। ठीक है, माने जो आप जो मटेरियल मिला रहे हैं, अगर 1 किलो, अगर पहले वाले में आपने चीनी मिलाया है तो दूसरे वाले में आप 1 किलो ही नमक या बेरियम क्लोराइड मिलाएंगे
तो होगा क्या कि निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आपने पहले देखा कि आप चीनी मिला रहे हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा कि चीनी या नमक नहीं मिलेगा, लेकिन फिर अगर उसका टेम्परेचर अगर थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप पदार्थ को मिलाएंगे तो वो मिलने लगेगा। लेकिन निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता, मतलब कि अगर उस निश्चित जो तापमान आपने कर दिया, अगर उसके बाद भी अगर उसमें विलेय पदार्थ नहीं घुल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, संतृप्त। संतृप्त का मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे आपको भूख लगी हुई है और आप खाना खा रहे हैं, लेकिन खाना खाते खाते एक स्टेज ऐसा आ गया कि फिर आपको अगर आपकी मनपसंद भी चीज़ अगर सामने रख दिया जाए और अब उसको ना कहा जाए तो क्या कहते हैं, नहीं भाई अब मैं संतुष्ट हूँ, अब मुझे भूख नहीं लगा हुआ है। तो वैसे ही संतृप्त विलयन की आप इससे समझ सकते हैं कि जब विलेय पदार्थ उसमें हम मिलाएं, टेम्परेचर बढ़ा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अब उसमें वो विलेय पदार्थ नहीं मिल पाएगा, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि ये भाई एक संतृप्त विलयन है। ठीक है, इसकी जो डिफिनीसन है उसको आप ध्यान में रखिएगा, जो कि ये दिया गया है कि दिए गए निश्चित तापमान पर विलयन कहते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे क्या है कि विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। मतलब कि जो आप मटेरियल मिला रहे हैं वो जितना घुलता चला जा रहा है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, उसकी घुलनशीलता कहते हैं। आगे देखते हैं कि यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। इसको आप वही खाने वाले एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे आप किसी खाना खिला रहे हैं लेकिन आप उसको जितना भोजन दे रहे हैं उससे उसकी भूख नहीं मिट पा रही है तो असंतुष्ट रहेगा। तो उसी तरीके से ये भी है कि आप विलयन में, ये विलय का मतलब चीनी नमक कुछ मिला रहे हैं लेकिन आप उसमें और ज़्यादा मिला सकते हैं, तो इस तरीके के विलयन का कहा जाएगा, असंतृप्त विलयन कहा जाएगा। आगे, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब कि ये जो मैंने ऊपर आपको बताया है ये इसकी डिफिनीसन है असंतृप्त विलयन की। आगे देखते हैं भैया कि यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन को लें तथा धीरे धीरे ठंडा करें। कहने का मतलब है कि जैसे आप करिएगा क्या, एग्जाम्पल कि पानी ले लीजिएगा, ठीक है, पानी नीचे से गर्म कीजिएगा और उसमें आप चीनी डाल के मिलाते जाइएगा, तो आप देखेंगे क्या कि शीरा गर्म में रहेगा, चाशनी बन जाएगी, लेकिन वही जब ठंडा होगा तो जमने लगेगा। तो इसी क्रियाकलाप को इसमें दिया गया है कि यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा। तो वही जो मैंने आपको जमने वाला एग्जाम्पल बताया है उसी तरीके का होगा। तो देखिए होगा क्या इसमें कि उपरोक्त दिए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न भिन्न होती है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जिस टेम्परेचर पे चीनी घुले उसी टेम्परेचर पे आपका नमक भी घुले, हो सकता है वो जल्दी घुल जाए, और जाहिर सी बात है अगर आप नमक पानी में डालेंगे तो तुरंत घुल जाता है, जबकि चीनी को थोड़ा हिलाना पड़ता है। आगे क्या दिया हुआ है कि विलयन की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को अथवा विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन की किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब कि विलयन की मात्रा में जो पदार्थ आप घोलते हैं उसी की मात्रा क्या कहा जाता है, विलयन की सांद्रता कहते हैं। यहाँ पे जो ये टर्म आया है द्रव्यमान अथवा आयतन, तो द्रव्यमान अथवा आयतन का मतलब ये है कि आप जिस भी विलेय पदार्थ को घोलेंगे उसका कुछ भार होगा, तो भार का मीन यहाँ क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, और आयतन का मीन्स वो कुछ स्थान घिरेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घिरेगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे आयतन से दिखाया गया है। दूसरी चीज़, विलयन की किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन, क्योंकि विलयन जो रहेगा आपको उसको बर्तन में रखेंगे तो वो स्थान घिरेगा। मान लीजिए इस तरीके एक बर्तन है तो वो कुछ लंबाई चौड़ाई और कुछ गहराई भी लेगा, तो इसलिए यहाँ पर इसको आयतन से डिनोट किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके लिए इसका एक फॉर्मूला बनाया गया है कि विलयन की सांद्रता विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है जिसका प्रयोग करके हम आगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाएंगे।
होता क्या है कि विलयन की अगर आपको सांद्रता निकालनी है तो विलय की मात्रा, क्योंकि वो इसी पे डिनोट करता है, क्योंकि जितना पदार्थ घोलेंगे उतना ही विलयन गाढ़ा अथवा पतला, पतला अर्थात तनु होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे हम इसको और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन यहाँ हम केवल 2 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब आपके जो सिलेबस में है यहाँ पर हम केवल 2 विधियों के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि हम विलयन की सांद्रता को निकाल सकते हैं। देखिए पहला क्या है, पहला जो मेथड है वो है द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब पहले द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, पहले द्रव्यमान का मतलब ये हुआ कि विलय पदार्थ का कितना द्रव्यमान है, और दूसरा क्या है विलयन के द्रव्यमान, नीचे हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान। तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हमें विलयन की सांद्रता पता लग जाएगी, और इसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका परसेंटेज पता लग जाएगा। ठीक है, तो पहला फार्मूला हम कहाँ अप्लाई करेंगे, जहाँ हमें विलय पदार्थ और विलयन या विलायक का द्रव्यमान दिया गया हो। दूसरा फार्मूला क्या कहता है कि हमें द्रव्यमान, मतलब कि विलय पदार्थ का द्रव्यमान तो दिया गया हो, लेकिन अगर नीचे अगर विलयन का आयतन दिया गया हो तो आप इस फार्मूला को लगाएंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आइए इसको एक एग्जांपल जो आपके बुक में दिया गया है इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विलयन के 320 ग्राम विलायक, मतलब कि विलायक अर्थात जिसमें हम इसको घोल रहे हैं। ठीक है, ये बर्तन जिसमें वो लिक्विड रखा गया है यही क्या है, वो विलायक है। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें 40 ग्राम नमक, मतलब कि इसमें नमक मिलाया जा रहा है जिसकी मात्रा कितनी है, 40 ग्राम है। तो हमें विलयन की सांद्रता, मतलब वो तनु होगा, सांद्र होगा या संतृप्त होगा, इसके बारे में हमें इसमें गणना करना है। तो आइए देखते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि 40 ग्राम नमक है जो कि विलय पदार्थ है, और 320 ग्राम जल है जो कि विलयन है। तो देखिए क्या दिया गया, विलय पदार्थ नमक का द्रव्यमान दिया गया है जो कि है 40 ग्राम, फिर विलायक जल का द्रव्यमान दिया गया है जो कि है 320 ग्राम। लेकिन देखिए हमने जो भी फॉर्मूला देखा है नीचे क्या आता है, अगर हम द्रव्यमान लगाते हैं तब भी नीचे आता है विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, और अगर द्रव्यमान आयतन लगाते हैं तब भी नीचे आता है विलयन का द्रव्यमान। तो हमें विलयन का द्रव्यमान निकालना है, तो विलयन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलय प्लस विलायक। मतलब जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तब हमारा विलयन का द्रव्यमान या विलयन का आयतन निकलेगा, और यहाँ पे दोनों अलग अलग दिया गया है। तो इसीलिए देखिए क्या किया गया है कि विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए विलय का द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान दोनों को जोड़ दिया गया है। तो 40 और 320 जोड़ें तो ये आ गया 360, और विलय का द्रव्यमान ऊपर रहता है जो कि 40 दिया गया है। ठीक है, तो अब हम विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे विलय पदार्थ का द्रव्यमान जो कि दिया हुआ है 40 बटे विलयन का द्रव्यमान जो कि दिया हुआ है 360, और इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और साफ़ करके आपको इधर दिखाता हूँ रफ सादे पे पन्ने में। तो देखिए ये हो गया 40 और ये हो गया बटे का 360। अब प्रतिशत निकालने के लिए इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 0 से 0 कट गया, 4 से 36 काटेंगे तो ये कटेगा 9 बार में। तो हमारा बचा क्या, ऊपर बचा 100 और नीचे बचा 9। तो 9 से हमें 100 से डिवाइड करना है तो भाग दे देते हैं। तो 9 भागे 100 पहले एक बार में जाएगा, थोड़ा गलत हो गया, पहले एक बार में जाएगा, 9 एक कम 9 आएगा 1, फिर 0 उतारेंगे। ठीक है, फिर एक बार में जाएगा, फिर 9 एक कम 9, फिर आएगा 1 दशमलव, फिर यहाँ पे दशमलव लगाएं तो 1 0 बढ़ाएंगे, फिर एक बार में जाएगा, मतलब ऐसे जाता जाएगा। तो इसको हम 11.1 कह सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपका इस तरीके से आंसर आ गया। तो आपने देखा कैसे हमने जो है विलयन का द्रव्यमान निकाला, विलयन का द्रव्यमान बटे विलय का द्रव्यमान बटे विलयन के द्रव्यमान से।
तो आज हम यहीं तक देखते हैं। अब हम कल जो है पढ़ेंगे कि निलंबन क्या होता है। यही बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पदार्थ के बारे में बहुत ही स्पष्टता होगी कि ठोस द्रव में कैसे विस्मांकी घोल बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि बताया गया जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई अगर क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, या फिर आप इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप भी करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना नाम और सिटी लिख के मुझे भेज दीजिएगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।